जब आपके पास स्पीड आ चुकी है तो उससे रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, विच इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको स्पीड मिलती है डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो इन तीनों में से आपको अगर कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो बाकी दो में आप रिलेशनशिप इजीली स्टैब्लिश करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो चलिए एग्जांपल एक देख लेते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि किस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की आपके पास अवेलेबल होती है। A boat goes 30 किलोमीटर upstream and 44 किलोमीटर downstream in 10 hours। देखिए यहाँ बहुत आसानी से दो तीन चीज़ें बता दी गई कि अपस्ट्रीम वो तो जाती है 40 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम आती है 44 किलोमीटर, और इस पूरी जर्नी को वो पूरा करती है 10 आवर्स में। कितने आवर्स में? 10 घंटे। ठीक है, तो आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो आपको एक्चुअल में दोनों केसेस में टाइम निकालना है। मतलब अपस्ट्रीम जब गाड़ी जाती है या फिर आपकी बोट जाती है तो कितना समय लेती है, और डाउनस्ट्रीम जब आप आते हैं तो कितना समय लेते हैं। उन दोनों समय का योग 10 आवर आपको दे रखा है। सेकेंड सिचुएशन क्या दे रहे हैं, इन 13 आवर्स अगर यही जर्नी 13 किलोमीटर के लिए मतलब 13 घंटे तक करी जाए तो 13 घंटे में क्या हो जाता है, 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाया जा सकता है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाया जा सकता है। अब यहाँ देखिए आपको दो चीज़ें समझनी है। आपको केसेस दिए होंगे, केस 1 है जहाँ पर 10 आवर्स है टोटल जर्नी का टाइम, और सेकंड केस है जहाँ पर टोटल आवर जो है जर्नी के वो है 13 किलोमीटर। तो आपको दो केसेस दे रखे हैं, एक है अपस्ट्रीम जाने का और डाउनस्ट्रीम जाने का। कहने का मतलब आप अपस्ट्रीम भी गए और फिर वापस भी आ गए डाउनस्ट्रीम। ठीक है, केस 1। तो केस 1 में क्या हो रहा है, ये अपस्ट्रीम में जाने का जो टाइम, मानिए कि अपस्ट्रीम में जाने का जो टाइम है वो T1 है और नीचे आने का टाइम T2 है। तो आपको केस 1 में दिया है कि इस T1 और T2 का जो जोड़ है वो है आपका 10 आवर्स। और वही दूसरा जो केस दिया हुआ है, केस 2 में जो ये आपको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फिर से आपने जर्नी शुरू करी, ऊपर गए और फिर नीचे आए, तो ये भी आया T1 T2। इसका सम इन्होंने इस बार दे रखा है दोनों टाइम पीरियड्स का, वो दिया है आपको 13 आवर्स। अब ये T1 T2 जो है ये आपको पता है टाइम 1 और टाइम 2 है। यहाँ पर इस केस में T1 जो है उसमें आपको पता है, देखिए मैंने आपको भी बताया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर आपसे कोई टाइम निकालने के लिए बोले तो आप कहेंगे टाइम सर जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो कहने का मतलब T1 के केस में डिस्टेंस कितना है, मतलब अपस्ट्रीम जाने के लिए डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। स्पीड आपको अपस्ट्रीम की मुझे पता ही है, मैंने आपको बताई। अपस्ट्रीम के केस में आप स्पीड क्या लेते हैं, x माइनस वाई, जहाँ पर x और y क्या है, x जो है वो आपकी स्पीड है और y जो है वो स्ट्रीम की स्पीड है। तो देखिए आपने T1 कितने आसानी से निकाला। अब T2 के केस में जो ये डिस्टेंस है वो 44 किलोमीटर हो जाता है और स्पीड कितनी हो जाती है, x प्लस वाई। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आप T2 भी निकाल चुके हैं। ऐसे ही यहाँ पर T2 जब आप निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितना है, 55, और आपको स्पीड ऑलरेडी पता है वो होती है x प्लस वाई। ऐसे ही आप यहाँ T1 निकाल सकते हैं। T1 आपको पता है 40 किलोमीटर का डिस्टेंस अपस्ट्रीम कवर कर रही है। सेकेंड केस में अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, देखिए 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इधर स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है यहाँ पर, x माइनस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है। तो आप इन दोनों T1 T2 को जोड़कर इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन 1 आपको यहाँ से मिलेगी, इक्वेशन 2 आपको यहाँ से मिलेगी। चलिए इसे इलेबोरेटेड फॉर्म में समझ लेते हैं कि हमारा माइंड मैपिंग थोड़ा सा काम हो गया है। चलिए तो केस 1 और ये सब लिखने से पहले आप जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट दोनों में यूज़ होंगे, हम पहले उन चीज़ों की बात कर लेते हैं। वो बेसिक बातें जो हैं, पहली है लेट द स्पीड ऑफ बोट बी, लेट द स्पीड ऑफ बोट क्या लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। फिर हम लेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की अपस्ट्रीम की स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर स्पीड इन अपस्ट्रीम विल बी, अपस्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या रहेगी, डाउन
क्योंकि आप नदी के साथ आ रहे हैं तो आपकी कंट्रीब्यूट कर देगी वो स्पीड में। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ आएगा, स्पीड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में कितनी कितनी होगी। अब यहाँ से अपने केसेस को समझते हैं। ठीक है, केस 1 टोटल टाइम कितना लग रहा है। केस 1 में टोटल टाइम जो था वो 30 आवर्स था। अब इसमें दो काम हुए हैं। फर्स्ट क्या है, व्हेन अपस्ट्रीम, तो टाइम कितना लगेगा इस केस में। देखिए अपस्ट्रीम के केस में आपको तीन चीजें चाहिए होती है। आपको चाहिए डिस्टेंस अपस्ट्रीम का, जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको डिस्टेंस कितना है, आपको क्लियरली बोला था डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है अपस्ट्रीम में। सॉरी, इस केस में जो टाइम पीरियड है वो आपका 10 आवर्स है। यहाँ पर डिस्टेंस जो आपको टाइम दिया है, ये पूरा जर्नी जो हुआ वो 10 आवर्स में हुआ है। और इसमें डिस्टेंस कितना था अपस्ट्रीम के लिए, अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड आपको पता है कि भाई x माइनस वाई लेंगे हम, तो आप अपस्ट्रीम के केस में टाइम निकाल सकते हैं जिसे हम t1 मानेंगे थोड़ी देर के लिए। तो आपका आया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस आपका है 30 और स्पीड आपकी है x माइनस वाई। देखिए t1 आ गया, मतलब अपस्ट्रीम जाने का टाइम हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये आवर्स में होगा ऑब्वियसली। अब हम डाउनस्ट्रीम के लिए देखते हैं। जब डाउनस्ट्रीम हम जाएंगे, इसी केस में डाउनस्ट्रीम चलिए, तो डाउनस्ट्रीम में वही दो तीन चीजें हमें देखनी होगी। डिस्टेंस कितना रहा डाउनस्ट्रीम में इस केस में, डिस्टेंस इस बार कवर कितना करा है 44 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड हम निकाल चुके हैं। डाउनस्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप यहाँ से टाइम जो है डाउनस्ट्रीम की जर्नी का विच इज t2 बता सकते हैं, विच इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, which is further equals to distance is 44, speed is x plus y। तो आप ध्यान से देखेंगे आपके पास दोनों टाइम आ गए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था आपसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जाने का टोटल टाइम 10 आवर्स है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जाने का टोटल टाइम आपको दिया हुआ था, कितना था टोटल टाइम आपको क्वेश्चन में दिया था, इट इज 10 आवर्स। तब आपको पता चल गया देयरफॉर t1 प्लस t2 इज 10 आवर्स, t1 प्लस t2 इज 10 आवर्स। तो t1 आपने अभी ऊपर वाले केस में यहाँ पर निकाला, ये देखिए ये आपका t1 है और ये आपका t2 है। देयरफॉर t1 इज 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। देखिए ये इक्वेशन 1 आ गई है आपके पास। और आपको ये भी पता है कि इट इज़ नॉट लीनियर, इट इज़ रिड्यूसिबल टू लीनियर। कहने का मतलब है यहाँ x माइनस वाई और x प्लस वाई को हम रिप्लेस करेंगे किसी a और b के साथ, और इसे हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो आपको केस 1 अच्छे से समझ आया कि केस 1 में जब अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर की जर्नी करी और स्पीड रखी गई x माइनस वाई, क्योंकि अपस्ट्रीम के केस में x माइनस वाई होती है, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज 30 अपॉन x माइनस वाई। ऐसे ही डाउनस्ट्रीम के केस में 44 किलोमीटर की जर्नी जो है पूरी की गई, स्पीड रखी गई x प्लस वाई, जहाँ पर x जो है स्पीड ऑफ बोट है और y जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, उसकी हेल्प से हमने टाइम 2 निकाला और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था इन दोनों का सम जो है वो 10 आवर्स है। ठीक है, अब केस 2 जहाँ पर हमें टाइम पीरियड इस बार दिया है, हमें जो सेकेंड केस में टाइम पीरियड दिया गया है अगर हम ध्यान से देखें तो वो है आपका 13 आवर की जर्नी है। टाइम जो आपको दिया है वो इस बार दिया है 13 आवर, और डाउन स्ट्रीम के केस में जो आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है इस बार वो है 55 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम के केस में आपको जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो है 40 किलोमीटर। तो इसी केस 2 को अभी हम इलैबोरेटेड वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो केस 2 को भी इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में जब आपको इतना लेंदी लगे तो आप केस 2 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ टोटल टाइम आपको दिया हुआ है, टोटल टाइम वो आपको दिया है 13 आवर। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर अपस्ट्रीम की कंडीशन, तो अपस्ट्रीम में फटाफट लिख दीजिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपको अपस्ट्रीम में दिया है 40 किलोमीटर, स्पीड आपको पता है कितनी होती है x माइनस वाई हो रखते हैं हम, तो देयरफॉर t1 सीधा निकालिए, t1 आया आपका 40 बाय x माइनस वाई। अब ये क्यों आया है आपको ऊपर वाले केस में समझ आ गया होगा।
ऐसे ही हम डाउन स्ट्रीम चलते हैं, डाउन स्ट्रीम की सारी कंडीशन लिख लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम के केस में जो डिस्टेंस है वो आपका आ रहा है 55 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है। स्पीड आपको जो इस बार दी हुई है क्वेश्चन में वो है डाउन स्ट्रीम के केस में x प्लस वाई, ये हमें पता ही है कि हमारी इतनी ही स्पीड होती है जब हम डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे होते हैं। तो देयरफॉर आप जो t2 यहाँ से निकालेंगे सेकेंड टाइम जो आपका आएगा टाइम पीरियड वो आएगा 55 बाय एक्स प्लस वाई। तो आपके पास t1 t2 दोनों आ गए हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब बात कर सकते हैं कि टोटल टाइम जो आपको सवाल में दिया हुआ है विच इज 13 आवर, 13 आवर के केस में अब आपका आएगा t1 प्लस t2 विच इज इक्वल्स टू 13। देयरफॉर t1 जो आपका है वो है 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 x प्लस वाई is equals to 13. This is equation second and it is also reducible to linear equation. तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है आपकी 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या है 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। इन दोनों इक्वेशंस को हम जो है सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे इन्हें रिड्यूसेबल करेंगे। तो लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैं ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को आई टेक बी। आप यहाँ पे एम एन ए बी पी क्यू जो आपको लेना वो ले सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशंस मेरी क्या हो जाएंगी अब 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10। वैसे 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। देखिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे आपकी मर्जी है। आप ए को पहले रिप्लेस करना चाहते हैं या बी को रिप्लेस करना चाहते हैं, पहले देख लीजिए कि कुछ कॉमन है या फिर इसको आप किस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 30 और 40 इक्वेशन 1, इसे अब हम इक्वेशन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये हमारी थर्ड हो गई है और ये फोर्थ हो गई है। ठीक है, इन्हें सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे ए के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे और नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं ध्यान से देखूंगा मेरे ऊपर नीचे के जो कोफिशिएंट्स है वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो करने की कोशिश करें यहाँ से। देयरफॉर 4 3 120a प्लस 176b इक्वल्स टू 40। ठीक है, ऐसे सेकेंड इक्वेशन को देखिए 4 3 20a प्लस ठीक है। अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके जाके सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इन इक्वेशंस को, ताकि आपको और हेल्प करे अपनी लीनियर इक्वेशंस को उसके सॉल्यूशंस को स्ट्रांगली सॉल्व करने के लिए। तो हमने आपको आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब हमें यहाँ से पता है कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर देखिए ए के जो कोफिशिएंट है वो सेम है और इनके जो साइन है वो भी सेम है। तो इसका मतलब हम इन इक्वेशन को क्या करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट। हमने पहले बताया था कि ऑपोजिट साइन होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट लगाते हैं, सिमिलर साइन होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं, ऑपोजिट साइन हो तो हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो यहाँ सिमिलर साइन है, दोनों पॉजिटिव है तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 165 जो है वो भी नेगेटिव हो जाएगा और 39 भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से दीज कैंसिल ओवर्स। अब आप यहाँ देखिए 165 सब्ट्रैक्ट करेंगे 176 में से विल गेट 11 बी नेगेटिव आएगा पॉजिटिव। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव 11 भी आएगा। यहाँ देखिए 40 में से 39 गए तो आपको पता क्या आएगा, सीधा 1 आएगा। तो आपको जो बी आया वो आया 1/11। ठीक है, तो आप बी निकाल चुके हैं। चलिए अब ए के लिए सॉल्व करते हैं यूजिंग इक्वेशन 3।
which is 30a plus 44b is equals to 10. Therefore 30a plus 44 into 1 upon 11 is equals to 10. बिकॉज आप क्या ले रहे हैं यहाँ पर b को कितना ले रहे हैं, b 1 अपॉन 11 है आपको, ऊपर से आपको पता है वैल्यू आ गई है 11 4 ज़ा, तो ये आपका आया 30a इक्वल्स टू 10 माइनस 4, तो a आ गया है आपका 6/30. देयरफॉर a जो आपका फाइनली आया वो आया है 1/5. ठीक है, तो आपके पास a और b दोनों आ चुके हैं 1/11 एंड 1/5. अब इनको आप अपनी प्रीवियस इक्वेशन में रखेंगे जो थी आपकी यहाँ पर इधर इस वाले एजम्पशन में, क्योंकि आपने रिड्यूसिबल किया था. अब आप इस वाली को यूज़ करेंगे जहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई वॉज a एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई वॉज b. चलिए रख के देखते हैं. सो 1 अपॉन x minus y is equals to 1/5 and 1 upon x plus y is equals to 1/11. ठीक है, यही है. अब यहाँ से आप इन इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करिए, तो देयरफॉर आपको यहाँ मिलेगा, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप इस इक्वेशन करेंगे तो आपको पहली इक्वेशन मिलेगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड यहाँ आपको मिलेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 11. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, सॉल्विंग बोथ इक्वेशन. देखिए x और y थी हमारी बोट की और स्ट्रीम की स्पीड, हमें एक्चुअल में इन्हीं को निकालना है, तो हम इन्हीं को सॉल्व करने वाले हैं. x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11. तो देखिए यहाँ पर ऑपोजिट साइन वाले मुझे क्लियरली दिख रहे हैं, दोनों y हैं, तो मैं इक्वेशन को सीधा ऐड करूँगा. या मुझे इन्हें सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एडिंग कहने का मतलब आपको कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो दीज कैंसिल्स, x मिलकर होंगे 2x, 11 और 5 को जब आप ऐड करेंगे तो विल गेट 16. तो x आपका आएगा 16/2, तो x आपका आ गया 8 किलोमीटर पर आवर. देखिए आपके पास x आ गया है, ठीक है, तो y आ जाएगा यहाँ से. देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 था, देयरफॉर x को आप रखेंगे 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 5. देयरफॉर फर्दर आप लिखेंगे 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू y विच इज इक्वल्स टू 3. देयरफॉर y कितना आया आपका 3 किलोमीटर पर आवर. तो आपने यहाँ से दोनों स्पीड निकाली, किसकी, स्ट्रीम की एंड बोट की. तो देयरफॉर बोट की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ बोट कितना है, विच वॉज x, जो आपने निकाले 8 किलोमीटर पर आवर. और ऐसी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम निकाल चुके हैं आप, मतलब जो धारा है, जो नदी बह रही है वो 3 किलोमीटर पर आवर की हेल्प से बह रही है. तो जब आप नदी के साथ साथ जाएंगे तो आपकी स्पीड हो जाती है 11, और जब आप नदी के विरुद्ध जाएंगे तो आपकी स्पीड हो जाती है 5 किलोमीटर पर आवर. तो अब हम यहाँ एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं फटाफट कि हमने इस कॉन्सेप्ट में क्या सीखा. हमने इनिशियली सीखा कि जब धारा के साथ जाते हैं तो आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, और जब आप धारा के विरुद्ध जाते हैं तो आपकी स्पीड जो है वो रिजल्टेंट स्पीड कम हो जाती है. धारा के साथ जाना इज़ डाउन स्ट्रीम और धारा के ऑपोजिट आना इज़ अपस्ट्रीम. तो इस वजह से अगर बोट x किलोमीटर पर आवर से चल रही है और नदी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, तो रिजल्टेंट स्पीड इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम हो जाती है x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम की केस में हो जाती है x माइनस वाई. इसी की बेसिस पर हमने यहाँ क्वेश्चन किया, जहाँ पर हमें दो केसेस दिए हुए थे. एक केस था 10 आवर्स का, दूसरा केस था 13 आवर्स का. फर्स्ट जिसमें 10 आवर्स का जो केस था उसमें 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना था, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना था. और ऐसे ही सेकंड केस जो हमारा था उसमें हमें 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना था, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना था, और टोटल टाइम हम ले रहे थे 13 आवर्स. तो उसके बेसिस पर हमने अपना केस बनाया और हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी. केस 1 जहाँ पर हमने टाइम लगाया अपस्ट्रीम जाने का, फिर हमने डाउनस्ट्रीम का टाइम निकाला, दोनों को जोड़ा तो वहाँ से पहली इक्वेशन मिली. ऐसे ही सेकंड केस में हमने अपस्ट्रीम जाने का टाइम निकाला, डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम निकाला, दोनों टाइम्स को ऐड किया तो हमें सेकंड इक्वेशन मिली.
फिर इन दोनों इक्वेशंस को हमने देखा कि लीनियर नहीं है, हमने इन्हें रिड्यूस किया लीनियर की फॉर्म में a और b से रिप्लेस करके 1/x माइनस वाई को a लिया, 1/x प्लस वाई को b लिया और हमने नई इक्वेशंस बनाई विच हुई थर्ड और फोर्थ। और थर्ड और फोर्थ को हमने फिर से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया जहां हमने a के कोफिशिएंट्स को सेम बनाने की कोशिश की। उसके बाद हमारे पास a और b आए और a और b की हेल्प से हमने जो अपनी इक्वेशन को रिड्यूस किया था वापस से वहीं पर वैल्यूज़ को पुट किया। तो हमने 1/x माइनस वाई को a लिया था और 1/x प्लस वाई को b लिया था, तो एग्जैक्टली a और b से रिप्लेस किया। a वॉज 1/5, b वॉज 1/11। तो यहाँ से हमने इक्वेशन को फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास x जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर आया और y जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर आया। आई होप दिस सॉल्यूशन विद एग्जाम्पल हैव हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड कि लीनियर इक्वेशंस कितनी हेल्पफुल होती हैं डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में, जहाँ पर हम इस तरीके के क्वेश्चंस को, जब हम बोट को नदी में उतारने वाले तो हम नदी की धारा को पता लगाकर अपना टाइम और फ्यूल दोनों सेव कर सकते हैं। अगर आप इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन को समझना चाहें तो जो बोट जो हैं जेट्स मतलब जो नदी में चलती हैं तो वो भी देखती हैं कि बहाव कितना है, उस हिसाब से। स्टिल वाटर में कोई भी बहुत जल्दी अपनी नाव नहीं उतारता क्योंकि उन्हें पता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी अगर आप मैनुअली रो कर रहे हैं। बट अब मोटर वाली बोट्स आ चुकी हैं तो वहाँ पर हम ये नहीं मान सकते कि बिल्कुल एनर्जी नहीं लगती, बट वहाँ पर फ्यूल की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर जैसे कि आपने खुद ने चेक किया होगा, जब अगर ढलान पे हैं आप साइकिल में ऑलरेडी पेडलिंग आप रोक देते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो इंक्लाइन स्लोप आपको नीचे तक लाने में बहुत आसानी से हेल्प करेगी, क्योंकि स्पीड में कंट्रीब्यूट करती है। तो इस तरीके से हम डेली लाइफ जो प्रॉब्लम उन्हें सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल था आपके सामने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। तो आई होप दिस हैज़ मेड इट completely clear to you. So for such understanding, come back to our channel again. Signing off from Mr. Maths. और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।